नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से डीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके जो है भाग हम 39 को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पार्ट 39 है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं, आपको बताना है। तो ये दो जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के दो शहर हैं। आप याद रखिएगा, ये जापान के दो शहर हैं तथा इन दो शहरों पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं ये दोनों जापान के शहर हैं। इन पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में यूएसए के द्वारा जो है परमाणु बम गिरा दिया गया था। तथा ये जो हिरोशिमा और नागासाकी द्वीप समूह है, हिरोशिमा आपको मिलेगा होन्शु द्वीप पे और नागासाकी मिलेगा आपको क्यूशू द्वीप पे। तो आपको याद रखना है, जो हिरोशिमा शहर है आपको मिलेगा होन्शु द्वीप पे और नागासाकी जो शहर है आपको मिलेगा क्यूशू द्वीप पे। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दिए गए ऑप्शंस में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा एंडीज जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो एकांगुआ क्या है, तो एकांगुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगी आपको। तथा रॉकी माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी को हम कहते हैं माउंट एल्बर्ट क्या है, तो माउंट एल्बर्ट जो है यह रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो देश कौन सा है प्रोडक्शन के मामले में यूरेनियम के। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक होता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और एक होता है रिजर्व यानी कि भंडारण। तो दोनों देश आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे उत्पादक देश की बात है, तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान क्या है, तो कजाकिस्तान जो है यह यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं अगर भंडारण की बात हो, रिजर्व की बात हो, तो रिजर्व में सबसे टॉप पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर यूरेनियम के भंडारण की बात हो तो टॉप पे आ जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। अगर यूरेनियम के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की बात हो तो टॉप पे आता है कजाकिस्तान। तो दोनों आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। उत्पादक और रिजर्व दो होते हैं, मतलब किस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है तथा उस प्रोडक्ट का जो है रिजर्व किस देश में, दो अलग अलग प्रश्न होते हैं तथा इनके अलग अलग जवाब भी होते हैं। दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन और रिजर्व, तो प्रोडक्शन के मामले में जो है यूरेनियम में सबसे टॉप पे आता है कजाकिस्तान और रिजर्व के मामले में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों आपको याद रखना है। वहीं कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है नूर सुल्तान। तो आपको याद रखना है, नूर सुल्तान जो है यह कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है। इन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में उनके नाम को ही अपने देश की राजधानी बना दिया नूर सुल्तान। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 के तहत की गई, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, तो कम से कम 10 वर्ष। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह कमेटी यानी कि स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसने क्या सलाह दी थी। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही जो है हमारे संविधान में जो आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A यानी कि 51 जो 51 क था आर्टिकल जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर था। इस आर्टिकल के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था आर्टिकल 51A के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को जो है हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से किसमें पेश किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। आपको याद रखना है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसी कारण से उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। आपको याद रखना है। तथा वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का हम मुक्तिदाता कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वह किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय शिक्षा के लिए जो मैग्ना कार्टा है, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वह निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 ईस्वी में, आपको याद रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में, इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो यह जो घटना थी यह घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी घटना के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी आरसी मजूमदार के द्वारा। आपको याद रखना है, आरसी मजूमदार के द्वारा जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, इसकी जो अध्यक्षता है वो आरसी मजूमदार ने की थी। तथा इसी अधिवेशन में जो है आपको याद रखना है नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था। आप याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तथा इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस ने समझौता किया था। तथा मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि उनके लिए जो है अलग मतदाता दल की घोषणा की जाए, उनके मतदाता दल का चयन किया जाए, तो उसको कुछ हद तक जो है कांग्रेस ने मान लिया था इसी अधिवेशन में। तो आप इसे याद रखिएगा, मुस्लिमों के लिए जो अलग मतदान का दल था उसको कुछ हद तक जो है कांग्रेस ने मान लिया था अपने 1916 के अधिवेशन में। जिसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य यह जो समझौता हुआ था अलग मतदान के लिए, इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। तो इसे भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, किसमें? तो ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का कैंसर, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है, आपको बताना है। तो इसमें से यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता किसे कहते हैं? तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो समूह को जो है हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज है यह की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन काम में लाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है? तो यूरेनियम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हीलियम गैस को गुब्बारा में क्यों भरा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों हम भरते हैं? क्योंकि यह वायु से हल्की होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम गैस जो होती है वह वायु से हल्की होती है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? तो यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक हम कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूक्लिड। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है?
तो जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आपको मिलेगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फियर, तो राइट आंसर आपको आएगा ट्रोपोस्फियर को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली सतह होती है वायुमंडल की, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से किस अम्ल का उपयोग जो कार की बैटरियों में किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा लगातार बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आलू के जो चिप्स होते हैं उनके थैलों में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आपको बताना है कि जो है 2020 का जो ऑस्कर पुरस्कार है वह किसको दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2020 का जो ऑस्कर पुरस्कार है किसको दिया गया था? तो पैरासाइट मूवी को। आप याद रखिएगा, जो पैरासाइट मूवी है यह एक कोरियन मूवी थी। आप याद रखिएगा, यह एक कोरियन मूवी थी जिसको दिया गया 2020 का ऑस्कर पुरस्कार। तथा इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम था बोंग जून हू। आप याद रखिएगा, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बोंग जून हू तथा इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया इस ऑस्कर पुरस्कार 2020 में। तो इसे आप याद रखिएगा, इसमें जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया बोंग जो हून को, जो कि पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर थे। इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो थे यह भुवनेश्वर में आयोजित किए गए तथा इसमें प्रथम रैंक किसको मिला? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी इसको प्रथम रैंक मिली इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान जो है आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप था इसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए व्यक्तिगत प्रयासों में व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय जो गांधी पुरस्कार है यह दिया गया SN धर्मशक्तु को, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका SN धर्मशक्तु, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सेल समूह है भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? यानी कि किस सेल समूह में दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है? तो गोंडवाना जो सेल समूह है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, सबसे लंबी जो तट रेखा है भारत की वो है गुजरात राज्य की, तथा सबसे छोटी किसकी है? तो सबसे छोटी आपको मिलेगी गोवा की, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यह है जामनगर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जामनगर। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का ओसनिक नेशनल पार्क आपको मिलेगा कच्छ में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्छ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने RRB NTPC की जो टेस्ट सीरीज है उसके 39वें भाग को पूरे विस्तार में हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।